कोयले के अवैध खनन पर नहीं लग रही रोक। बरोरा थाने के पास खुला अवैध मुहाना। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 80। अगर यहाँ मौतें होती है और जिस तरह से बोरों की संख्या है, इसको देखकर कहा जा सकता है हजारों बोरों में मिला अवैध कोयला। अवैध कारोबार से क्यों अनजान है पुलिस? क्या हादसे का हो रहा इंतजार? नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सभी थाना क्षेत्रों में अवैध कोयला डिपो और अवैध कोयला खनन स्थल संचालित हो रहे हैं। अवैध खनन के दौरान दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। बरौरा थाना क्षेत्र में बहियारडीह पंचायत के जोगीडीह में पुराने भूमिगत खदान में अवैध मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। बरौरा थाने से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर अवैध कोयला खदान का मुहाना खोला गया है। बाहर से देखने से पता नहीं लगता कि ये इतना बड़ा होगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये माइंस फैला हुआ है, जिसमें हजारों बोरों में अवैध कोयला भरकर रखा गया है। यहाँ सैकड़ों मजदूर काम भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो कई लोगों की मौत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, इसका एक जीता जागता हम आपको नमूना दिखाते हैं। अभी हम बरोरा थाना क्षेत्र के बहियारडीह पंचायत में हैं और यहाँ पर एक अवैध मुहाना खोला गया है। इस अवैध मुहाने को देखकर ऐसा लगता है कि इसका जो फैलाव है लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक होगा। यहाँ पर सैकड़ों बोरियों में अवैध कोयले भर के रखे गए हैं। हम आपको इन बोरों में दिखाते हैं कि क्या है आखिर इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें वही कोयला है जिसे यहाँ आप धनबाद की भाषा में ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगर बात की जाए स्थानीय थाना से इस स्थल की दूरी की, तो यह महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने नजदीक में होने के बाद स्थानीय थाना को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। लंबे समय से यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, इससे लगता है कि लंबे समय से यहाँ पर अवैध कोयले की खुदाई चल रही है। और जो ये संख्या बोरों की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 1-2 नहीं, सैकड़ों मजदूर यहाँ पर इस मौत के मुहाने में काम करते होंगे। अगर यह चाल धंसती है तो ना जाने कितनी लोगों की मौत होगी। निरसा क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद अवैध कोयला कारोबार में नियंत्रण करने का प्रयास पुलिस के द्वारा तो नहीं होता दिख रहा। हम आपको चारों तरफ की दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ दृश्य है। आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको केवल कोयला ही कोयला नजर आएगा और एक बड़ा गुफानुमा नजर आएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो डर लगेगा। जिस तरफ भी जाएंगे ये एक अवैध लगता है कि एक सुरंग बना हुआ जो कितने किलोमीटर दूर तक चला गया होगा। थाना से दूरी इस स्थल की इतनी नजदीक है कि अगर थाना चाहे तो इस मुहाने का पता उस समय ही लगा सकती थी जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी। बाहर से देखने से यह एकदम नहीं पता चलता है कि यह इतना अधिक फैलाव हुआ होगा। हम आपको और भी सामने ले चलते हैं और आपको इस मुहाने की जो शुरुआती जो है उस स्थल पर ले जाते हैं कि किस तरीके से आदमी अगर यहाँ बाहर से देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बड़ा गुफानुमा सुरंग खुला हुआ है जहाँ पर अवैध कोयले की कटाई हो रही है। और कोयले कटाई बोरों में भर कर रखा गया है। ये एक्सक्लूसिव आप न्यूज 18 बिहार झारखंड में देख रहे हैं। ये अब तक की जो कतरास थाना क्षेत्र में जो अवैध खनन स्थल थी वहाँ से ऐसे अपने भारी मात्रा में छापेमारी कर हजारों बोरे बरामद किए थे, ट्रकों पकड़े थे, लेकिन यह स्थल अब तक इसका पता
किसी को नहीं लग पाया था। देख सकते हैं किस तरीके का यह स्थल है। हम आपको इसके मुहाने के पास ले चलते हैं। आप मुहाने को देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इतना ही फैला हुआ है। हम आपको और भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। एक गुफानुमा चारों तरफ बना हुआ है, जिधर भी आप देखेंगे अवैध कोयले की कटाई करके यहाँ रखा गया है। अब पता नहीं यहाँ की पुलिस को आखिर यहाँ की जानकारी नहीं थी या जानबूझकर इस जानकारी को वो छुपा कर रखे हुए हैं। इस मौत के मुहाने में मजदूरों को यहाँ पर लगाया जा रहा है और पुलिस को पता नहीं है, जिले के कप्तान को पता नहीं है, स्थानीय एसडीपीओ को पता नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ मौतें होती है और जिस तरह से बोरों की संख्या है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ सैकड़ों मजदूर यहाँ काम करते हैं। हम आपको और भी इस मुहाने तक ले जाने का प्रयास करते हैं कि मुहाना जो इसका है, बाहर से देखने से पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा सुरंगनुमा गुफानुमा होगा कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि यार इस तरह से यहाँ खाली बोरे भी पड़े हुए हैं। लगता है कि यहाँ इन बोरों में फिर से कोयला को भरा जाएगा। हम आपको इस गुफा के मुहाने तक ले चलते हैं। आप देखिए कि किस तरीके के दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ पत्थर को काट कर रखे गए हैं, इन पत्थरों के बीच से यहाँ पर पार होना है। हम आपको शुरुआती मुहाने तक लेके चल आए हैं इस अवैध खनन स्थल पे। आप देखें किस तरीके का मुहाना है। तो आप देखिए कि यही मुहाना है और मुहाने को देखकर नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी गुफा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर से गैस निकल रही है, जहरीली गैस भी हो सकती है, लोगों को भी जान भी जा सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। कोयले का इतना बड़ा अवैध कारोबार, वो भी बरोरा थाने से केवल 4 किलोमीटर दूर, और इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को नहीं हो, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। न्यूज 18 की टीम ने जब बरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार से इस बारे में पूछा तो वे मामले में जवाब देने से बचते रहे। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में ट्रकों के माध्यम से अवैध कोयला बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तक भेजा जाता है। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है और आज बरोरा थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक अवैध मुहाना देखा गया। फिलहाल इस मामले में जब हमने थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया, अवैध मुहाने को पहले से भरा गया था। अगर इस तरह के अवैध मुहाने फिर से खुले हैं तो उसकी भराई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि अब 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर अवैध मुहाने खुले हैं और पुलिस अगर इसकी सूचना नहीं मिल पाई है इसके बारे में, तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो कोयले का अवैध कारोबार जारी रहने पर अब कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल लाजमी भी हैं कि कोयले के अवैध कारोबार से पुलिस आखिर अनजान क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं है। बरोरा थाने को क्या मामले की जानकारी नहीं मिली, जबकि हमने आपको बताया कि वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना जो है वहां पर मौजूद है। क्या पुलिस संरक्षण में ये अवैध कारोबार चल रहा है? भूमिगत खदान में खुले अवैध मुहाने पर रोक आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है? सवाल यह भी बनता है कि कोयले की जारी तस्करी पर रोक कब तक लगा पाएगी पुलिस? अवैध खदान में हादसा होने पर कौन इसका जिम्मेदार होगा? ऐसे हादसे कई बार हो भी चुके हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अलकडीहा में अवैध कोयला डिपो में छापेमारी कर पुलिस ने 8 कोयला लोड सहित 18 ट्रक को जब्त कर लिया। करीब 1000 टन कोयला जब्त किया गया है। छापेमारी से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा है। कोयला डिपो के मुंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां कसमार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से करीब 2245 क्विंटल अनाज गायब होने के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी, जिसमें अनाज के गायब होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद डीसी ने कसमार के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जितेंद्र भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गायब 2245 क्विंटल अनाज में 2068 क्विंटल चावल और 176 क्विंटल गेहूं है। गायब अनाज का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। डीसी ने बताया कि कसमार मामले में खुलासे के बाद दूसरे प्रखंडों में भी अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को टीम बनाकर सभी एसएफसी के गोदामों का जल्द ही भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। पहले तो 1 महीना तो दिए नहीं किया। पूरे गोदाम में 2 दिन फिजिकल वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार रूप से की गई। उसमें तथ्य निकल के आए हैं कि करीब 2245 कुंटल खाद्यान्न की वहाँ पर जो कमी पाई गई है, जिसमें प्रमुखतः चावल और गेहूं का खाद्यान्न है। उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोग जिला स्तर से तत्काल उस समय के जो एजीएम और गोदाम प्रबंधक जो उस समय के रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करने का और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दिया गया है। साथ के साथ पूरे सभी अंचलों में इस प्रकार के विषय कि अगर हो रहा है या उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने यहाँ से आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अंचलों के लिए टीम बनाकर सभी गोदामों का एक साथ हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। झारखंड हाईकोर्ट में आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद लालू प्रसाद की ओर से इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं जमानत के लिए भी गुहार लगाई गई है। जमानत के लिए लालू की ओर से उम्र, बीमारी और आधी सजा काट लेने को आधार बनाया गया है। गढ़वा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रमकंडा थाना क्षेत्र के तेतरडी गांव के पास झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने एक व्यक्ति को पटक दिया, साथ ही पैरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान होमिया गांव निवासी कर्मा बेसरा के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही रमकंडा थाना प्रभारी और वन विभाग के वनपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भिजवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों को वन विभाग ने तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। धनबाद में यात्रियों से भरी बस और कंटेनर में सीधी टक्कर हो गई। NH2 पर दिल्ली कोलकाता सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। बस और कंटेनर दोनों विपरीत दिशा से आ रहे थे। हादसे में बस के ड्राइवर और खलासी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। बस वो ड्राइवर का चोट लग गया। ड्राइवर को चोट लग गया? हाँ, ड्राइवर दोनों ड्राइवर को। हाँ, ये बात सोलो की कर दिया, वो नहीं सोलो किया। लॉरी अच्छा, लॉरी वाला सोलो नहीं किया? लॉरी वाला सोलो नहीं किया। यूक्रेन में फंसे दुमका के आदित्य कुमार गुरुवार की रात रांची होकर दुमका अपने घर पहुंचे। आदित्य के यूक्रेन के विनित्सिया शहर में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर के छात्र हैं। हंगरी के रास्ते बुधवार को आदित्य नई दिल्ली पहुंचे थे। आदित्य ने न्यूज 18 के साथ यूक्रेन में युद्ध के दौरान हालात को साझा किया। उन्हें खाने पीने की भी परेशानी हो रही थी। आदित्य और उनके परिजनों ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं आदित्य के पिता ने घर वापसी में अहम भूमिका निभाने के लिए न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया। वहीं आदित्य से मिलने सदर बीडीओ भी पहुंचे और सकुशल वापसी पर खुशी जताई। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे परिवार वालों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी बहुत खुश हैं। वहाँ पे तो बहुत ही ख़राब माहौल था, जो जिसने देखा है उसे ही पता है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी है, अगर मैं दिखा सकता हूँ। तो बहुत ही ख़राब माहौल था वहाँ पे। लोग कैसे कैसे मतलब ऐसे थे कि 1 घंटा आप सोए, तुरंत वो बज के भाग नींद में उठ के। तो हमने 7 दिन में 1 घंटे भी की नींद नहीं ली होगी। तो ऐसा सिचुएशन, खाना चढ़ाए बनाने, कुछ हो गया तुरंत भागो नीचे, खाना भी नहीं खा पाते थे बना के, ऐसी सिचुएशन। हम चिप्स बिस्किट और पानी खा के अभी 6-7 दिन से हम वहाँ पे रह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बच्चे को यहाँ तक लाने का काम किए हैं। मेरा बच्चा बहुत कष्ट में, दिक्कत में था और सब बच्चे भी बहुत कष्ट में हैं। तो उनको भी यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके उनको इंडिया लाया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है
पूरा परिवार बहुत खुशी हैं और उसमें हम जो है आपके जो न्यूज़ 18 वाले जो हैं इन्होंने हमको काफ़ी मैंने घर में दिन में 2 बार आके न्यूज़ बनाना, न्यूज़ देना और बहुत ही मदद की है। इसीलिए हम न्यूज़ 18 वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मैंने खुशी का कोई नहीं है, पूरा परिवार हमारा इतना ही खुश है। जैसे जान ही रहे थे कि हमारे दुमका से 2 छात्र वहाँ फंसे हुए थे जो संज्ञान में था और डीसी सर हमारे लगातार मॉनिटर कर भी रहे थे और हम लोग भी लगातार संपर्क बनाए हुए थे और ये पता चला था परसों ही कि वो दिल्ली आने वाले हैं और आज आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो शुभकामना है कि सही सलामत हमारा शहर का, अपने पंचायत का, प्रखंड का बच्चा अपने घर पहुंच गया। तो परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और हम भी उनके खुशी में शरीक हैं। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की हर हाल में वापसी की बात कही है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अब तक 19 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड वापस आने वाले छात्रों को टिकट का पैसा देने को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कंट्रोल रूम यूक्रेन में फंसे छात्रों के सहयोग में दिन रात जुटा हुआ है। अभी तक लगभग 19 लोगों को लाया गया है। हमारा कंट्रोल रूम चालू है और लगातार संपर्क में है। जैसे संपर्क हो रहा है वैसे हम लोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, आप लोग कहे थे कि जो लोग आ रहे हैं उनका प्लेन का टिकट जो है रिएम्बर्स होगा, उसका प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं? उसका प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। उन्हें घर से देना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन कई छात्र वहाँ गुहार लगा रहे हैं कि अभी भी सरकार मदद नहीं कर पा रही है हम लोगों को। इस पर इनिशिएट लिए आप लोग ने? ये भारत सरकार का काम अलग है, राज्य सरकार का काम अलग है। तो हमारे झारखंड से जो भी छात्र छात्राएं जो वहाँ गए हैं उनको इस परिस्थिति में हम लोग को लाना है। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और कुछ लोगों को लाए हैं और कुछ लोगों को लाने के लिए तैयार है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कल 2 छात्र तरुण और दानिश रांची एयरपोर्ट पहुंचे। बच्चों को देखकर परिजन की आंखें नम हो गईं। मां ने बच्चों को गले लगा लिया। इस दौरान तरुण और दानिश ने बताया कि यूक्रेन की सेना भारतीय स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव कर रही थी। मैम, वहाँ पे बहुत वर्स्ट कंडीशन है, हम बता भी नहीं सकते। और खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे तो स्टूडेंट्स तो वहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं। देन फर्स्ट चेकपोर्ट पे हम जैसे पहुँचे तो हम लोगों को तो इंडियंस को एक साइड कर दिया गया था और जो यूक्रेनियन थे और यूक्रेनियन वालों को साइड कर दिया था। तो यूक्रेनियन वालों को तो खैर गाड़ी से उन लोगों को बॉर्डर के पास ले जाया जा रहा था और बॉर्डर वहाँ से 4 किलोमीटर दूर था। तो किसने आप लोगों को साइड किया? यूक्रेन की सेना थी? यूक्रेन की सेना थी। हाँ, क्या कुछ कैसे नजरअंदाज करते थे? क्या करते? सर इग्नोर। हम लोग तो वेस्टर्न यूक्रेन में रहते थे तो लवीव उतना कुछ प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन एक्सेप्ट लवीव और जितनी भी सिटीज़ थे वहाँ का वर्स्ट सिचुएशन था जितना भी था। जैसे अभी फ्लाइट पे मिले, टर्नोबिल का भी था, खार्किव के भी थे। वो बता रहे थे पता नहीं वो कैसे एस्केप किए हैं वहाँ से। अब हमारे तक तो सही था। अब हमने लास्ट मोमेंट पे एम्बेसी का नोटिस आया, हम उन्हीं से ही निकल गए। लगातार यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला जो जारी है, राज्य सरकार और भारत सरकार भी इस विषय को लेकर के काफी गंभीर। और आपको बता दें, झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल आज 13 स्टूडेंट्स जो है वो वापस अपने राज्य आ चुके हैं, सही सलामत आ चुके हैं। और राज्य सरकार भी जो है वो बेहद ही गंभीर है। बाकायदा उन्होंने इसके पहले ये बात की भी घोषणा की है कि जो भी स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन से यहाँ पहुंचते हैं उसका पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। यूक्रेन से गोड्डा पहुंची श्रुति सुमन का जिला प्रशासन ने स्वागत किया। श्रुति के स्वागत में जिला प्रशासन श्रुति के घर पहुंची। श्रुति ने बताया कि जब वो बंकर में रह रही थी तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो श्रुति के पिता ने बताया कि उन्हें भारत सरकार का पूरा उन पर भरोसा था कि वो वापस जरूर लौटेंगे। पूरी रात वहाँ पे रहना पड़ता था और खाना वगैरह भी नहीं मिल पा रहा था और तो कुछ नहीं, मतलब पूरे रात रहना पड़ता था। सुबह के 8-9 बजे तक जाते थे हम लोग, फिर दिन में सोते थे, पूरा रात नहीं सो पाते थे। तुम्हारे साथ कितने लोग थे बच्चे और भी तुम्हारे साथ जो क्लास गोइंग थे कितने लोग थे? मेरे साथ हम लोग एक बंकर में लगभग 15-20 रहते थे साथ में। हम लोग पल पल इस पे निगाह रखे हुए हैं, फैमिली वालों से कांटेक्ट में है। जो कुल 12 लड़कियों के स्टूडेंट्स की जो हमें लिस्ट मिली थी उसमें जो टैग किया गया था डीसी सर के द्वारा, तो हम लोग सबसे सारे परिवार से कांटेक्ट में हैं और इस बारे में अभी तक जितना भी अपडेट्स हो रहा है आप लोग को दिया जा रहा है। आगे भी जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। गोड्डा के सुंदर मोड़ से पिछले साल
फरवरी में गायब हुई एक नाबालिग 1 वर्ष के बाद अब वापस गोड्डा लौट आई है। परिजनों को गांव के एक लड़के ने बताया था कि उनकी बेटी को ऑर्केस्ट्रा में मिथुन नाम के लड़के ने बेच दिया है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। पुलिस के दबाव के बाद लड़की गोड्डा पहुंची, जिसके बाद पुलिस उसे थाने में लेकर आई। पूछताछ में पीड़ित ने प्रेम जाल में फंसाकर मुजफ्फरपुर के ऑस्ट्रेलिया ऑर्केस्ट्रा मालिक के साथ बेचे जाने का खुलासा किया है। 22 को हम लोग को एक लिखित आवेदन मिला, जिसमें बताया गया कि एक सुंदर मोड़ की नाबालिग लड़की को गांव के बगल के ही 2 अभियुक्त प्रदीप और मिथुन नाम के लड़का नाबालिग लड़की को उठा के लेके बिहार के किसी ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया गया था और उसके साथ बताया आवेदन के अनुसार उसके साथ गलत भी काम किया गया था। तो इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर पर छापामारी सब किए, रेड किए, तो अभियुक्त द्वारा नाबालिग लड़की को ऑर्केस्ट्रा से निकाल के ले आया, जिसे हम लोग गोड्डा बस स्टैंड से बरामद किए हैं। कहते हैं विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, पर शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चों से पानी ढुलवाया जाए तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं गुमला से, जहां मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जिले के कई स्कूलों में ये कार्य किया जा रहा है। बड़े बड़े बर्तनों में बच्चे दूर से पानी सिर पर ढोकर लाते हैं। जानकारी के अनुसार पेयजल व्यवस्था के खराब होने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर बच्चों से ही कार्य कराया जाता है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जानकारी के बाद दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। खाना बनाने के लिए पानी आने को चापाकल से, तो रोज लाना तो पानी चापाकल। अच्छा, तब खाना बनेला। प्राथमिक विद्यालय मधुबन में बच्चों से पानी ढुआया जा रहा है, तो इसकी हम आज जांच कराएंगे और दोषियों जो दोषी मिले उस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले 43 दिनों से धरना पर बैठे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक युवक घायल हो गया, जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर करीब 2000 की संख्या में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने पुरानी विधानसभा से नए विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाई थी। कौन है इनके साथ? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के